हाँ, चलिए इसे समझते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय के पन्नों को पलटने वाले हैं जो मतलब इंटरनेट की दुनिया का एक बिल्कुल अदृश्य हिस्सा है। हाँ, अदृश्य लेकिन सबसे जरूरी बुनियादी हिस्सा कह सकते हैं। बिल्कुल बुनियादी हिस्सा। और हम बात कर रहे हैं IPv6 की, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब जो लोग तकनीक को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं उन्होंने नाम तो सुना ही होगा। सुना तो होगा लेकिन इसके पीछे की जो असली कहानी है, मतलब इसके काम करने का तरीका और जो नए खतरे हैं, वो अक्सर एक तकनीकी पहेली ही बने रहते हैं। सही कहा। और आज हमारा मिशन इसी जाल को सुलझाना है, उन सभी जिज्ञासु लोगों के लिए जो इसे गहराई से समझना चाहते हैं। हाँ, तो इस चर्चा के लिए हमारे पास स्रोतों का एक बहुत ही शानदार स्टैक है। हमने आर्कीव की एक बहुत ही गंभीर रिसर्च ग्रे राइनो वार्निंग को देखा है। NIST के सुरक्षा दिशा निर्देश भी हैं इसमें। हाँ, NIST के गाइडलाइंस और सिल्विया हेगन की वो मशहूर किताब IPv6 एसेंशियल्स, साथ ही IETF के कुछ तकनीकी दस्तावेज भी हैं। तो इन सब के आधार पर हम इतिहास से लेकर संरचना और सुरक्षा खतरों को डिकोड करेंगे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि IPv6 कोई सामान्य सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। मतलब कोई छोटा सा पैच नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं। यह उस पूरे बुनियादी ढांचे का एक पूर्ण नवनिर्माण है जिस पर हमारा डिजिटल जीवन टिका है। जब डेटा इंटरनेट पर जाता है तो यही प्रोटोकॉल एक डाक सेवा की तरह काम करता है। डाक सेवा, ये सही शब्द है। और सिल्विया हेगन की किताब बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। ये 8 दशकों की इंजीनियरिंग का नतीजा है इंटरनेट को टूटने से बचाने के लिए। तो इस जद्दोजहद के इतिहास में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर पुराने सिस्टम में, मतलब IPv4 में ऐसी क्या खराबी आ गई थी। खराबी नहीं कह सकते उसे, दरअसल उसकी एक सीमा थी। हाँ, सीमा। 1980 के दशक में जब वो बना था तब वो लगभग 4.3 बिलियन यानी करीब 430 करोड़ IP पते दे सकता था। और उस समय ये संख्या बहुत बड़ी लगती थी। बहुत बड़ी। मतलब उस दौर में इंटरनेट सिर्फ कुछ कुछ विश्वविद्यालयों और सरकारी शोधकर्ताओं तक सीमित था। तो 430 करोड़ पते तो असीमित ही लगेंगे ना। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े संदर्भ में देखें तो 80 के दशक के इंजीनियरों ने कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन हर इंसान की जेब में एक ऐसा उपकरण होगा जो हर समय इंटरनेट से जुड़ा रहेगा। स्मार्टफोन। हाँ, स्मार्टफोन। और अब तो बात सिर्फ फोन या कंप्यूटर तक सीमित है ही नहीं। आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स का युग है। मतलब स्मार्ट टीवी और हाँ, स्मार्ट टीवी, इंटरनेट से जुड़े रेफ्रिजरेटर्स, स्मार्ट घड़ियां, यहाँ तक कि घरों के हीटिंग सिस्टम और शायद स्विमिंग पूल भी। हाँ, स्विमिंग पूल के तापमान नियंत्रक और बाथटब भी। इन सभी उपकरणों को नेटवर्क पर बात करने के लिए एक अद्वितीय IP पते की जरूरत होती है। 430 करोड़ की संख्या थी वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान लगने लगी। वहीं से IPv4 की दीवारें दरकने लगीं। एक बाथटब को भी राउटिंग टेबल में अपनी जगह चाहिए, ये बात सुनने में किसी विज्ञान कथा जैसी लगती है। लेकिन यही आज की तकनीकी सच्चाई है। तो जब ये संकट दिखने लगा तो इंटरनेट को चलाने वाली संस्थाओं ने क्या किया? IETF ने, यानी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने 90 के दशक की शुरुआत में ही इस तबाही को भांप लिया था। मतलब उन्हें पता चल गया था कि पते खत्म होने वाले हैं। हाँ, बिना समय बर्बाद किए उन्होंने IPing यानी IP नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया और आखिरकार 1995 में RFC 1883 के तहत IPv6 को पेश किया गया। 95 में? मतलब काफी पहले। बिल्कुल। इसका लक्ष्य सिर्फ पतों की संख्या बढ़ाना नहीं था, बल्कि पुराने पैबंदों को भी हटाना था। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही साधारण लेकिन मजेदार सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर पुराने प्रोटोकॉल का नाम IPv4 था, तो नए वाले का नाम सीधा 6 क्यों रखा गया? बीच का जो वर्जन 5 था, वो कहाँ गायब हो गया? हाँ? कोई गलती हो गई थी क्या? नहीं, ये तकनीकी इतिहास के बहुत ही रोचक किस्सों में से एक है। असल में जो IPv5 नाम था, वो पहले ही एक प्रायोगिक प्रोजेक्ट को दिया जा चुका था। अच्छा, किसी और प्रोजेक्ट को? हाँ, 70 के दशक के अंत में इंजीनियर एक एक्सपेरिमेंटल स्ट्रीम प्रोटोकॉल पर काम कर रहे थे, वॉइस और वीडियो के लिए। उसे वर्जन 5 दिया गया था। तो नंबर पहले से रिजर्व था। एकदम सही। इसलिए IETF को अपने नए इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए अगला नंबर यानी 6 चुनना पड़ा। तो वो स्ट्रीम प्रोटोकॉल कभी मुख्य धारा में आया? नहीं, वो कभी मुख्य धारा में नहीं आ पाया, लेकिन उसने अपना नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। तो इसका साफ मतलब है कि IPv6 कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं, एक बहुत ही ठोस ढांचा था। तो अब इस नए प्रोटोकॉल के तकनीकी पहलू को डिकोड करते हैं।
हम कह रहे हैं कि इसमें पतों की संख्या बहुत विशाल है, पर यह विशालता असल में कितनी बड़ी है? इसे समझना इंसानी दिमाग के लिए थोड़ा मुश्किल है। NIST के दस्तावेज में इसकी एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। क्या एनालॉजी है? तकनीकी रूप से IPv4 32 बिट का था, जबकि IPv6 128 बिट का प्रोटोकॉल है। इसका मतलब है कि ये कुल 340 अनडेसिलियन पते देता है। 340 अनडेसिलियन, मतलब 340 के पीछे 36 शून्य। हाँ, और NIST की एनालॉजी कहती है कि अगर इन पतों में से हर एक IPv6 पते का भौतिक वजन सिर्फ 1 ग्राम होता, सिर्फ 1 ग्राम? तो उन सभी पतों का कुल वजन हमारी 56 पृथ्वी यानी 56 अर्थ के कुल वजन से भी ज्यादा होता। 56 पृथ्वी? ये तो दिमाग को सुन्न कर देने वाला तथ्य है ना? इससे साफ है कि मानवता को अब भविष्य में कभी भी IP पतों की कमी नहीं होगी। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक समस्या नजर आती है। पुराना वाला जो 32 बिट का पता था, उसे लिखना आसान था, जैसे 192.168.1.1। दशमलव में लिखते थे। हाँ, लेकिन 128 बिट के इतने लंबे पते को कोई इंसान कैसे याद रखेगा? इंजीनियरों ने इसका भी ध्यान रखा था। इसे दशमलव के बजाय हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है, जिसमें अक्षर भी होते हैं, राइट? हाँ, 0 से 9 तक अंक और A से F तक अक्षर। इसे 8 अलग-अलग ब्लॉक्स में बांटा जाता है और कोलन से अलग किया जाता है। तो ये तो किसी पासवर्ड जैसा दिखता होगा, जैसे 2001:0DB8। हाँ, कुछ वैसा ही। इसे हर बार टाइप करना तो बुरे सपने जैसा होगा। इसे छोटा करने का कोई तरीका है क्या? जी बिल्कुल, कंप्रेशन रूल्स बनाए गए हैं। पहला नियम ये है कि किसी भी ब्लॉक में जो शुरुआती शून्य होते हैं, लीडिंग जीरोज, उन्हें हटाया जा सकता है। अच्छा, तो 0DB8 को सिर्फ DB8 लिख सकते हैं? बिल्कुल सही। और दूसरा सबसे शक्तिशाली नियम ये है कि अगर पते में लगातार कई ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ शून्य है, तो उन सभी शून्यों को हटाकर उनकी जगह एक डबल कोलन लगाया जा सकता है। ओह, बढ़िया। लेकिन एक बहुत सख्त शर्त है, यह डबल कोलन पूरे पते में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है। समझ गया, ताकि कंप्यूटर को पता चल सके कि पते का जो हिस्सा गायब है वहां शून्य ही थे। हाँ, और वो खुद उन शून्यों को वापस जोड़कर गणना पूरी कर सके। अगर 2 बार डबल कोलन लगा दिया तो कंप्यूटर भ्रमित हो जाएगा। ये बहुत ही तार्किक है। तो संरचना के बाद अब संचार की बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि संचार के 3 मुख्य तरीके हैं। पुराने ब्रॉडकास्ट तरीके का क्या हुआ? ब्रॉडकास्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। खत्म कर दिया? क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्ट एक बहुत ही शोर मचाने वाला तरीका था। सोचिए, एक कमरे में 100 लोग हैं और आपको किसी एक से काम है, और मैं पूरे कमरे में जोर से चिल्लाकर पूछूं? हाँ, इससे बाकी 99 लोगों का भी ध्यान भंग होगा। नेटवर्क में भी यही होता था, फालतू ट्रैफिक से नेटवर्क धीमा हो जाता था। तो IPv6 ने चिल्लाना बंद कर दिया। एकदम सही। अब 3 नए प्रकार हैं। पहला, यूनिकास्ट, जो एक से एक संचार है, जैसे कंप्यूटर का सर्वर से बात करना। और दूसरा? दूसरा है मल्टीकास्ट, जिसने ब्रॉडकास्ट की जगह ली है। ये एक से कई संचार है, लेकिन लक्षित तरीके से। मतलब उन 100 लोगों में से सिर्फ उन 5 लोगों को मैसेज भेजना जो उसे सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। डेटा सिर्फ उसी मल्टीकास्ट समूह के उपकरणों को भेजा जाता है। इससे तो नेटवर्क की कार्यक्षमता काफी बढ़ जाती होगी। बहुत ज्यादा। और तीसरा सबसे स्मार्ट तरीका है एनीकास्ट। ये एक से नजदीकी संचार है। एक से नजदीकी? ये कैसे काम करता है? इसमें एक ही IP पता दुनिया के कई अलग-अलग सर्वर्स को दे दिया जाता है। जब डेटा भेजा जाता है तो राउटिंग बुनियादी ढांचा उसे सबसे नजदीक वाले सर्वर तक पहुंचा देता है। अरे वाह, तो लोड बैलेंसिंग के लिए ये एक वरदान है। अगर कोई भारत से वेबसाइट खोल रहा है तो उसे भारत वाले सर्वर से ही जवाब मिलेगा, अमेरिका वाले से नहीं। बिल्कुल, ये बहुत स्मार्ट है। अब अगर हम फायदों की बात करें तो सिल्विया हेगन की किताब में एक टर्म का जिक्र है जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की जिंदगी आसान कर देता है। स्लैक, SLAAC। हाँ, स्लैक यानी स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये एक क्रांतिकारी प्लग इन प्ले फीचर है। पुराने IPv4 में तो DHCP सर्वर लगता था ना नया IP देने के लिए। हाँ, अगर एनालॉजी से समझें तो DHCP किसी होटल के रिसेप्शनिस्ट की तरह था जो हर नए मेहमान को कमरे की चाबी और नंबर देता था। बहुत उम्दा तुलना है। स्लैक ने इस रिसेप्शनिस्ट की जरूरत ही खत्म कर दी। अब उपकरण राउटर से नेटवर्क का शुरुआती हिस्सा लेता है और अपना IP खुद बना लेता है। रुकिए, अगर हर उपकरण अपना IP खुद बनाएगा तो क्या नेटवर्क में अफरा तफरी नहीं मचेगी?
दो उपकरण एक ही पता चुन ले तो? ये एक स्वाभाविक चिंता है। इसका समाधान है डैड डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन। डैड, ये क्या करता है? पता बनाने के बाद उपकरण नेटवर्क पर एक छोटा संदेश भेजकर पूछता है कि क्या किसी के पास यह पता पहले से है। अगर जवाब नहीं आता तो वो उसे अपना लेता है। ये तो बहुत तेज और स्वचालित है, कोई कॉन्फ़िगरेशन की सिरदर्दी नहीं। बिल्कुल। और एक और बात जो सुनने में आती है कि IPv6 ने NAT को नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को मार डाला है। हाँ, नैट दरअसल एक जुगाड़ था जो पतों को खत्म होने से बचाने के लिए लगाया गया था। जैसे किसी बहुमंजिला इमारत का बाहर के लिए सिर्फ एक पता हो। हाँ, और इमारत का गार्ड यानी नैट राउटर बाहर जाने वाले पत्रों पर मुख्य पता लगा दे और जब जवाब आए तो उसे याद रखना पड़ता था कि किस फ्लैट का पत्र है। लेकिन इससे तो इंटरनेट का मूल सिद्धांत ही टूट गया था, जहां हर कंप्यूटर को सीधे बात करनी चाहिए। सटीक बात। नैट की वजह से एंड टू एंड संचार टूट गया था। डेवलपर्स को नैट बाईपास करने के लिए जटिल कोड लिखने पड़ते थे। और अब IPv6 के साथ अब हर फ्लैट का अपना सीधा रास्ता है, कोई गार्ड नहीं, कोई अनुवाद नहीं, संचार सीधा और तेज हो गया है। और इसका 40 बाइट का फिक्स्ड हेडर राउटर्स के लिए पैकेज पढ़ना आसान बनाता है। तो अब यहाँ एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठता है, अगर ये इतना शानदार है, NAT का झंझट नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, तो पूरी दुनिया अब तक इस पर शिफ्ट क्यों नहीं हुई? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका कारण तकनीकी और आर्थिक दोनों है। सबसे बड़ी बाधा है कि ये बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। मतलब IPv6 वाला उपकरण IPv4 वाले से सीधे बात नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। वे दो अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों की तरह हैं और करोड़ों राउटर्स को रातों रात बदलना बहुत महंगा है। तो समाधान क्या है? डुअल स्टैक अप्रोच, जहां उपकरण दोनों प्रोटोकॉल एक साथ चलाते हैं। ये एक द्विभाषी अनुवादक की तरह है। अच्छा, और टनलिंग मैकेनिज्म भी तो हैं, 624 और टेरेडो जैसे। हाँ, टनलिंग में एक IPv6 पैकेट को IPv4 आवरण में लपेट दिया जाता है ताकि वो पुराने नेटवर्क से सुरक्षित गुजर सके। और शोध सामग्री में एक बहुत ही रोचक केस स्टडी है फ्रांस के ISP फ्री की। हाँ, वो कहानी साबित करती है कि बदलाव कितनी तेजी से हो सकता है। 2007 में ग्राहकों ने IPv6 की मांग शुरू कर दी। लेकिन ISP अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बदल नहीं सकता था तुरंत। नहीं, तो उन्होंने 6RD नाम की टनलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। और नतीजा? सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट से उन्होंने 5 हफ्तों के रिकॉर्ड समय में 15 लाख यूजर्स को IPv6 कनेक्शन दे दिया। 5 हफ्ते में 15 लाख। मतलब सही टूल हो तो ट्रांजिशन मुमकिन है। जापान और भारत भी इसमें काफी आगे हैं। बिल्कुल। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो सबसे गंभीर है, सुरक्षा। हाँ, खतरे भी आधुनिक हो जाते हैं तकनीक के साथ। आमतौर पर माना जाता है कि IPv6 बहुत सुरक्षित है। कहा जाता है कि इसमें IPsec इनबिल्ड है जो इनक्रिप्ट करता है। और ये भी कि 340 अनडेसिलियन पतों को हैकर्स के लिए स्कैन करना असंभव है। तो क्या हम मान ले कि ये सुरक्षित है? ये बहुत बड़ा भ्रम है। और यहीं पर आर्काइव की रिसर्च द ग्रे राइनो बार्गेनिंग हमारी आंखें खोलती है। ग्रे राइनो मतलब एक ऐसा खतरा जो आपकी तरफ दौड़कर आ रहा है, आप उसे देख सकते हैं लेकिन नजरअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल। शोधकर्ताओं ने साबित किया है कि भले ही स्कैन करना मुश्किल हो, लेकिन रिफ्लेक्शन एम्प्लीफिकेशन अटैक्स एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये रिफ्लेक्शन एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई शरारती व्यक्ति आपके नाम और पते से पिज्जा की दुकान पर फोन करे और कहे कि 4000 पिज्जा आपके पते पर भेज दें। और फिर मेरा घर पिज्जा के डिब्बों से भर जाएगा। हाँ, और इंटरनेट की भाषा में वो शरारती व्यक्ति हैकर है, पिज्जा की दुकान कोई कमजोर सर्वर है, और वो 4000 पिज्जा भारी डेटा है जो मेरे कंप्यूटर को क्रैश कर देगा। एकदम सटीक। हैकर्स स्पूफ्ड यानी जाली IP पतों का उपयोग करते हैं। वे पीड़ित के पते से अनुरोध भेजते हैं और सारे सर्वर पीड़ित पर जवाब भेज देते हैं। वैसे एम्प्लीफिकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ गणित डरावना है। एक छोटे से अनुरोध के बदले में जो जवाब आता है वो आकार में 4267 गुना 4267 टाइम्स बड़ा हो सकता है। 4267 गुना। बाप रे, ये तो भयंकर DDoS हमला बन जाएगा। नेटवर्क पूरी तरह चोक हो जाता है। लेकिन एक मिनट, जो बड़े नेटवर्क्स हैं, ऑटोनॉमस सिस्टम्स, क्या उनके पास जाली पतों को पहचानने की कोई व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था है। उसे ISAV यानी इनबाउंड सोर्स एड्रेस वैलिडेशन कहते हैं। ये राउटर पर बाउंसर की तरह काम करता है जो पैकेट का ID चेक करता है। अगर पता जाली है तो बाउंसर उसे रोक देगा। तो समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि द ग्रे राइनो वार्निंग के अनुसार मापे गए नेटवर्क्स में से 61.36% यानी लगभग
4460 बड़े नेटवर्क्स में ये फिल्टर लागू ही नहीं है। 61%। ये तो आपराधिक लापरवाही है। मतलब इंटरनेट के आधे से ज्यादा नेटवर्क्स खुले खेल के मैदान हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे आर्थिक कारण है। फिल्टर लगाने से राउटर की प्रोसेसिंग पावर खर्च होती है, नेटवर्क धीमा हो सकता है और इससे लागू करने से खुद उस कंपनी को कोई आर्थिक लाभ नहीं होता। ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। सब सोचते हैं कि सुरक्षा किसी और की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। ये बहुत चिंताजनक है। हम इतने उन्नत सिस्टम पर जा रहे हैं लेकिन पुरानी खराब आदतें वही हैं। तो आज के इस विश्लेषण से साफ है कि IPv6 सिर्फ भविष्य नहीं, वर्तमान की जरूरत है। हाँ, हमने देखा कैसे 4.3 बिलियन की सीमा से हम 340 अंडेसिलियन तक पहुंचे। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, स्लैकनेट से छुटकारा, ये सब क्रांतिकारी हैं। माइग्रेशन चुनौतियां हैं, लेकिन फ्रांस के फ्री ISP ने दिखाया कि समाधान काम कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 61% नेटवर्क्स में आईसेक का ना होना रिफ्लेक्शन हमलों को खुला निमंत्रण है। सही बात है। तकनीक उतनी ही सुरक्षित है जितनी हमारी सुरक्षा नीतियां। अब चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो सीधे हमारी जिंदगी से जुड़ा है। बताइए। आज हमने जाना कि IPv6 में पृथ्वी के हर रेत के कण को एक IP पता दिया जा सकता है। जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सिर्फ आपका फ्रिज या कार नहीं, बल्कि आपके शरीर के अंदर के मेडिकल सेंसर्स, आपके जूतों के फीते या सड़क का लैंप पोस्ट, सब कुछ सीधे इंटरनेट से जुड़ा हो, एक सार्वजनिक पते के साथ। सब कुछ लाइव ट्रैक हो सकेगा। हाँ, जब हमारी भौतिक जिंदगी की हर चीज लाइव होगी और बिना किसी नेट के पर्दे के सीधे नेटवर्क से बात कर रही होगी, तो हमारी प्राइवेसी की पुरानी परिभाषा का क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम अनजाने में एक ऐसा जाल बना रहे हैं जहां कुछ भी ऑफलाइन होना लगभग असंभव हो जाएगा? क्या हम इस असीमित कनेक्टिविटी के लिए तैयार हैं? ये निश्चित रूप से सिर्फ इंजीनियरों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए सोचने वाला विषय है। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए आज बस इतना ही। इन सवालों पर विचार करते रहें और इस डिजिटल सफर में अपनी उत्सुकता बनाए रखें।